हेलो हाय आदाब और सत श्री अकाल और एक बार फिर से आ गया हूं मैं आप लोगों के बीच आपका हमराज आरजे अभिनव 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी यानी कि ज्ञान की वाणी पर। और एक बार फिर से आप लोगों के बीच लेकर आया हूं आज की ताजा खबर यानी कि करंट पल्स रेडियो, आपका फेमस CPR। और आज लेकर आया हूं आपके पास कुछ और खबरें जो कि राजनीतिक पखवाड़े से आएंगी, कुछ खेल की होंगी, कुछ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की होंगी। ये सारी खबरें मैं आप लोगों के पास लेकर आता हूँ BBC हिंदी के माध्यम से। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और उनको धन्यवाद करते हैं। खबर की शुरुआत करते हैं। बजट साल की उन घोषणाओं में शामिल है जिसका सबको बेसब्री से इंतजार रहता है। बड़े व्यापारिक घरानों से लेकर किसानों तक बजट में सभी भारतीयों के लिए कुछ ना कुछ होता ही है। 1 फरवरी को सरकार अपना बजट पेश करेगी, ऐसे समय में जब अगले कुछ महीनों में ही नई सरकार के लिए चुनाव होना है। नरेंद्र मोदी सरकार अंतरिम बजट पेश करेगी। माना जा रहा है कि सरकार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर खर्च को बढ़ाएगी जो कि पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था का 17% है। सरकार ने 2021 में इस सेक्टर के लिए 1.97 लाख करोड़ की वित्तीय सहायता की घोषणा की थी। घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने और नौकरियां पैदा करने की ये योजना 5 साल तक विभिन्न क्षेत्रों को पैसे देने के लिए थी। सिलसिले को आगे बढ़ाता हूं। उद्योगों को कितना पहुंचा है फायदा। सरकार ये कदम वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग पावर बनने की महत्वाकांक्षाओं के मुताबिक है। इसकी एक झलक राजस्थान की शहर दूध में दिखाई देती है। करीब 1 साल पहले स्थापित भारतीय कंपनी ग्रेव एनर्जी के लिए एक कारखाना लगाया गया था जिसमें रोजाना करीब 3000 सौर पैनल बनाए जा रहे थे। इस कंपनी को 560 करोड़ रुपए का सरकारी अनुदान मिला। कंपनी के CEO विनय थड़ानी कहते हैं कि ये शुरुआती प्रोत्साहन है और 5 साल बाद जब सरकारी सहायता मिलनी बंद हो जाएगी तो मेरा मानना है तब तक उद्योग आत्मनिर्भर हो जाएगा और अपने दम पर आगे बढ़ने में सक्षम होगा। सरकार का ये प्रोत्साहन ग्रेव एनर्जी जैसी कंपनियों की चीन पर निर्भरता कम करने में मदद करने के लिए भी है। थड़ानी कहते हैं कि इस सेक्टर में 80% कच्चा माल अब भी चीन से ही आता है। वो कहते हैं कि हालांकि सही कदम उठाए जा रहे हैं लेकिन भारत को ऐसा करने में अब भी कुछ समय लगेगा। वो कहते हैं केवल वित्तीय सहायता ही नहीं बल्कि सरकार ने जो माहौल बनाया है उसने सब कुछ तेजी से किया है और यही असली फायदा है। दरअसल ग्रेव एनर्जी अगले कुछ महीनों में 2 कारखाने शुरू करने की प्रक्रिया में है और उसका लक्ष्य इनमें 2000 से अधिक लोगों को रोजगार देना है। सरकार ने केवल सौर ऊर्जा सेक्टर को ही नहीं बल्कि टेलीकॉम, फार्मास्यूटिकल्स, फूड प्रोसेसिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स पर जैसे 1 दर्जन से अधिक क्षेत्रों की पहचान उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन या PLI योजनाओं के लिए की है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 2 सालों में इस योजना के तहत 6 लाख से अधिक नौकरियां पैदा हुई हैं और उत्पादन 8.61 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। बढ़ती बेरोजगारी भी है चिंता का विषय। ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब बढ़ती बेरोजगारी देश में चिंता का विषय बनी हुई है। सरकार के ताज़ा लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक पिछले साल स्नातकों में बेरोजगारी सबसे अधिक 13.4% थी यानी कि 13.4। इसके बाद डिप्लोमाधारियों में 12.2% यानी कि परसेंटेज और स्नातकोत्तर में यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट्स में 12.1% बेरोजगारी थी। बेरोजगारी के चिंताजनक आंकड़े सड़कों पर भी नजर आ रहे हैं क्योंकि भारत के युवाओं में काम की तलाश की निराशा दिखाई दे रही है। ग्रेव एनर्जी के कारखाने से करीब 60 किलोमीटर दूर जयपुर शहर में कॉलेज से निकले युवा लड़के लड़कियां हर वो काम कर रहे हैं जिससे उन्हें नौकरी मिल सकती है। हजारों ग्रेजुएट नौकरी पाने के लिए सबसे अच्छी पढ़ाई करने की उम्मीद में कोचिंग सेंटरों पर आते हैं। इन कोचिंग सेंटरों के खचाखच भरे क्लासरूम में बैठे युवाओं में से कई गाँवों से आते हैं। वो अपने माता पिता की जीवन भर की कमाई को महंगी पढ़ाई पर खर्च करते हैं। उन्हें इस बात की उम्मीद रहती है कि उनके बगल में बैठे व्यक्ति की तुलना में उनके पास बेहतर मौका है। 23 साल की त्रिशा अबहवाल कहती हैं कि यहाँ जीवन और मौत का मामला है। वो अपने गांव से 150 किलोमीटर दूर जयपुर शहर में किराए के एक कमरे में रहती हैं। वो सरकारी नौकरियों की तैयारियां कर रही हैं। त्रिशा कहती हैं प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ गई है कि हम सभी के लिए पर्याप्त नौकरी नहीं है। त्रिशा की ही तरह सुरेश कुमार चौधरी भी चिंता जताते हैं। किसान परिवार से आने वाले सुरेश सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करने वाले अपने परिवार के पहले व्यक्ति हैं। इस परिवार की उम्मीदें 23 साल के सुरेश पर टिकी हैं। वो इस दबाव को महसूस करते हैं। सुरेश कहते हैं लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है। यदि बहुत सारे विकल्प होते तो ये समस्या नहीं होती। मेरे जैसे पढ़े लिखे भारतीय इस उम्मीद में समय और पैसा खर्च करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें नौकरी मिले। अर्थशास्त्रियों को किस बात की है चिंता। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना और नौकरियां पैदा करने की योजनाएं सही दिशा में उठाया गया एक कदम है लेकिन इनसे कुछ अर्थशास्त्रियों को सचेत भी किया है। प्रोफेसर अरुण कुमार बताते हैं कि
1.97 लाख करोड़ रुपए में से अब तक केवल 2% बांटे गए हैं। इस साल जनवरी में प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी की ओर से जारी पीएलआई पर जारी आखिरी बयान के मुताबिक इस योजना के तहत अब तक 4,415 करोड़ रुपए बांटे गए हैं। प्रोफेसर कुमार का मानना है कि धनराशि को अलग तरीके से खर्च किया जाना चाहिए था। वो कहते हैं इसे सही ढंग से लक्षित नहीं किया गया, क्योंकि भारत में नौकरियां संगठित क्षेत्र नहीं बल्कि असंगठित क्षेत्र पैदा करता है। केवल 6% कार्यबल ही संगठित क्षेत्र काम करता है, 94% कार्यबल असंगठित क्षेत्र काम करता है। प्रोफेसर कुमार कहते हैं कि फोकस बदलने की जरूरत है। हमें संगठित क्षेत्र की जगह असंगठित क्षेत्र को बढ़ावा देने की जरूरत है। ये योजना जो कर रही है वो पूरी तरह से संगठित क्षेत्र के लिए लक्षित है। भारत के पूरे आर्थिक दृष्टिकोण पर विस्तार से बात की गई। भारत की पहचान दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में की गई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था ने मजबूत विकास दिखाया है। इसका वित्तीय क्षेत्र लचीला और कई सालों से सबसे मजबूत रहा है। वो साल 2023 की शुरुआत में आई आर्थिक मंदी से काफी हद तक अप्रभावित रहा। अनुमान के मुताबिक भारत में विकास दर के मजबूत रहने की संभावना है, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या सभी भारतीय इस विकास को महसूस कर पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस हफ्ते चुनावी साल में अपनी वित्तीय योजना पेश करने के लिए तैयार है। ऐसे में ये बजट अर्थशास्त्र से अधिक राजनीति से प्रेरित हो सकता है। भारत बनाम इंग्लैंड, कुछ खबरें लाता हूं खेल जगत से आप लोगों के पास। क्या जडेजा की जगह ले पाएंगे सौरभ कुमार? भारतीय क्रिकेट में इन दोनों छोटे छोटे गांव और कस्बों से निकलकर खिलाड़ी राष्ट्रीय टीम में अपना स्थान बना रहे हैं। मुकेश कुमार बिहार में गोपालगंज के एक छोटे से गांव से हैं, तो वहीं मोहम्मद शमी अमरोहा के सहसपुर अलीनगर से आते हैं। इस लिस्ट में एक और खिलाड़ी तेजी से पायदान चढ़ रहा है और वो हैं उत्तर प्रदेश के सौरभ कुमार। हालांकि सौरभ कुमार को 2022 की श्रीलंका सीरीज में भी टीम में रखा गया था, लेकिन उन्हें कोई मैच खेलने को नहीं मिला था। इस बार उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ विशाखापट्टनम में खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट मैच के लिए चुना गया है, लेकिन अंतिम 11 में चुना जाना अभी भी काफ़ी मुश्किल दिखता है। इन सबके बावजूद रोहित शर्मा, विराट कोहली और अश्विन जैसे खिलाड़ियों के साथ कंधे मिलाना इस विनम्र खिलाड़ी के लिए किसी सुनहरे मौके से कम नहीं है। ये चीज़ भी उनका आत्मविश्वास बढ़ाती है कि टीम में उनकी जगह रविंद्र जडेजा जैसे खिलाड़ी को चोट लगने से बनी है, यानी एक तरह से वो जडेजा के रिप्लेसमेंट कहे जा सकते हैं। कैसे की क्रिकेट की शुरुआत? बागपत में बुढ़ाना क्षेत्र में एक छोटा सा गांव है बिटावदा, जहां सौरभ कुमार पले बड़े। उनके घर वाले उनसे सरकारी नौकरी की आस लगाए थे, लेकिन सौरभ को खेल में बचपन से रुचि थी। बागपत में क्रिकेट की कोचिंग कम थी, इसलिए उन्हें कोचिंग के लिए दिल्ली आना पड़ता था। समाचार एजेंसी पीटीआई को उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि वो रोज़ ट्रेन घंटों का इंतजार करने के बाद ट्रेन का सफ़र करके दिल्ली कोचिंग के लिए आते थे। यहीं पर बाद में उन्हें बिशन सिंह बेदी के गर्मियों में लगने वाले समर कैंप में ट्रेनिंग का चांस मिला, जो उनके लिए बड़ा अवसर साबित हुआ। सौरभ कहते हैं कि बेदी ने उनके बॉलिंग एक्शन में कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन उनके ग्रिप को सुधारा, जिससे उनकी गेंदबाजी और भी प्रभावकारी हो गई। वो अपने स्तर में लगातार बेहतरी करते रहे। उन्होंने खेल के द्वारा ही उन्हें सरकारी नौकरी भी मिल गई, जब स्पोर्ट्स कोटे में उनका चयन भारतीय एयरफोर्स के लिए हो गया। वो 2014 में सर्विसेज के लिए रणजी और बाकी घरेलू क्रिकेट खेलने लगे, लेकिन सौरभ को भरोसा था कि वो भारतीय टीम के लिए भी खेल सकते हैं, और अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने एयरफोर्स की सरकारी नौकरी छोड़ दी। वो साल 2015 से उत्तर प्रदेश की तरफ से क्रिकेट खेलने लगे, लेकिन स्टार खिलाड़ियों से सुसज्जित भारतीय टीम में जगह बनाना कोई आसान काम नहीं था। सौरभ साल दर साल मेहनत करते और उम्मीद लगाए रहते कि कभी ना कभी चयनकर्ता उन्हें ज़रूर याद करेंगे। कैसा रहा है करियर? बाएं हाथ के स्पिनर सौरभ कुमार एक ऑलराउंडर कहलाना पसंद करते हैं। हालांकि अपने स्पिन के जाल में विपक्षी बल्लेबाजों को आउट करना उनकी पहली जिम्मेदारी है। बल्ले से भी वो अच्छा योगदान देने के काबिल हैं। उनके रिकॉर्ड्स बताते हैं कि सौरभ बहुमुखी प्रतिभा के धनी क्रिकेटर हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट के 68 मैचों में उन्होंने 27 की औसत से 2061 रन बनाए हैं, जिनमें 2 शतक और 12 अर्धशतक शामिल हैं। वहीं गेंदबाजी करते हुए उन्होंने 24.41 की औसत से 290 विकेट लिए हैं। उनके बारे में उत्तर प्रदेश के कोच सुनील जोशी बताते हैं कि कुमार पर कोई भी टीम भरोसा कर सकती है। समाचार एजेंसी पीटीआई सुनील जोशी ने बताया कि सौरभ एक शानदार गेंदबाज हैं, जो खेल को अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। उन्हें अपना लाइन और लेंथ को कब बदलना है अच्छी तरह मालूम है। भारतीय कंडीशंस में गेंदबाजी का उन्हें बढ़िया अनुभव है, और उन्होंने चेतेश्वर पुजारा और मयंक अग्रवाल जैसे तगड़े बल्लेबाजों को आउट किया है और आउट करने का भी अनुभव है। नेट बॉलर से बनी पहचान। हालांकि 30 साल के सौरभ भारतीय क्रिकेट के स्तर से युवा नहीं कहे जा सकते। इसी वजह से टीम में उनकी जगह और भी बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि भारतीय क्रिकेट बोर्ड और चयनकर्ता अक्सर युवाओं को ही तरजीह देते हैं। चेतेश्वर पुजारा एक सटीक उदाहरण है, जिन्हें टीम में शायद इसलिए नहीं लिया जा रहा क्योंकि उनकी उम्र
30 के पार हो चुकी है। इंग्लैंड के खिलाफ पहले मैच के चौथे दिन यही सवाल अनिल कुंबले ने भी उठाया और हैरानी जताई कि शुभमन गिल जैसे युवा खिलाड़ी को तो कई मौके मिलते हैं, लेकिन पुजारा जैसा खिलाड़ी हमेशा हाशिए पर खड़ा होता है। सौरव कुमार को टीम इंडिया में खेलने का भरोसा साल 2021 में और बढ़ गया, जब उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में नेट बॉलर के तौर पर टीम के साथ रखा गया। उस सीरीज के नेट्स में सौरव कुमार ने विराट कोहली, रोहित शर्मा और पुजारा जैसे बल्लेबाजों को गेंद डाली और अपनी फ्लाइट और टर्न से सभी को प्रभावित किया। एक अखबार को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि घरेलू क्रिकेट में तो उन्हें कोहली और रोहित जैसे खिलाड़ियों को गेंद डालने का मौका नहीं मिलता, लेकिन नेट्स पर उनके खिलाफ गेंदबाजी करके उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। यादगार प्रदर्शन। पिछले 10 साल से हर साल सौरव कुमार घरेलू क्रिकेट में अपनी छाप छोड़े जा रहे हैं। उनके कंसिस्टेंट प्रदर्शन को देखते हुए पिछले कुछ साल से वो इंडिया ए टीम की एक हिस्सा बन गए हैं। इंडिया ए की तरफ से उन्होंने कुछ यादगार प्रदर्शन किया है जो सेलेक्टर्स की निगाहों से भी छिपा नहीं है। पिछले साल साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ पहले अनाधिकारिक टेस्ट मैच में उन्होंने 4 सफलताएं अर्जित की थी, जो सभी टॉप ऑर्डर बैटर्स के विकेट थे। 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 22 रनों का महत्वपूर्ण योगदान भी दिया। वहीं कुछ दिन पहले इंग्लैंड लॉयंस के खिलाफ टेस्ट मैच में उन्होंने 77 रन बनाए, जिसमें 16 जबरदस्त चौके शामिल रहे। इसके अलावा उन्होंने 5 बाहुल्य विकेट भी लिए और अपनी टीम को जीत दिलाई। ये 22वीं बार था जब कुमार ने पारी में 5 या उससे अधिक विकेट लिए। इन विकेटों में इंग्लैंड के कप्तान और इंटरनेशनल खिलाड़ी ऑली रॉबिन्सन का विकेट भी शामिल था। उनके इस प्रदर्शन को देखते हुए सौरव कुमार को अब इंग्लैंड के विरुद्ध दूसरे मैच के स्क्वाड में शामिल किया गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्हें चोटिल जडेजा की जगह टीम में चुना गया है। इसका मतलब है कि चयनकर्ता उनकी बॉलिंग और बैटिंग दोनों से प्रभावित हुए हैं। पिछले 4 साल से जडेजा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर्स में से एक गिने जाते हैं। कम संख्या कम टेस्ट मैच में उनका ऑलराउंड प्रदर्शन किसी से कम नहीं है। ऐसे टॉप खिलाड़ी की जगह टीम में आना सौरव कुमार के लिए एक बड़ी बात है। इंग्लैंड के विरुद्ध दूसरे मैच में उनके कुलदीप यादव और वाशिंगटन सुंदर के बीच सीधी टक्कर है कि तीनों में से कौन अंतिम 11 में होगा। हालांकि सौरभ का चांस कम है, लेकिन अगर भारतीय मैनेजमेंट बैटिंग को भी ध्यान में रखती है तो कुलदीप यादव को मौत भी दे सकती है। टीम में से किसी भी चुना जाए, सौरव कुमार ने जता दिया कि किसी भी लक्ष्य तक उसके पीछे जी जान से लगा जाए तो वो हासिल होकर ही रहता है। ये थी आज की करंट पल्स रेडियो। दोबारा आपसे मुलाकात करता हूँ 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो पर। थैंक यू सो मच।